नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था काल की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों किशोरावस्था जो काल है उसकी विशेषता पूछी है, कौन सी नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना। देखिए, ये जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो वो तो हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूँ तो वो सुन लीजिएगा, ठीक है। भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण, स्थिर व स्पष्ट आत्म प्रत्यय होना। तो देखिए, किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास और परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही विशेषता है ये तो। भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, बिल्कुल। अब देखिए, किशोरावस्था कौन सी होती है कि जिसमें संवेग और जो भावनाएं हैं वो किशोर की हमेशा क्या होती है, उच्च ही होती है, निम्न नहीं होती है। विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण, बिल्कुल सही है। बालक का बालिका के प्रति और बालिका का बालिका के प्रति विषमलिंगीय आकर्षण होता है, ठीक है। और अगर समलिंगीय आकर्षण पूछे, समलिंगीय समलैंगिक आकर्षण पूछे तो वो होता है दोस्तों, आपको पता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में समलिंगीय होता है। और अगला है स्थिर व स्पष्ट आत्म प्रत्यय। तो देखिए, आत्म प्रत्यय क्या चीज़ होती है, आत्म प्रत्यय है ना, ये जो आत्म प्रत्यय है दोस्तों, ये होती है कि स्वयं के बारे में मत, स्वयं के बारे में, खुद के संबंध में विचार, है ना, कि मैं क्या हूँ, इसके बारे में खुद की सोच, है ना। तो देखिए, कुछ व्यक्ति अपने आप से घृणा करते हैं, इसका मतलब वो, ये उनका आत्म प्रत्यय। और कुछ है कि खुद पे प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, ये उनका आत्म प्रत्यय होता है। तो लिखा है वहाँ पे स्थिर व स्पष्ट आत्म प्रत्यय होता है। ये विशेषता किशोरावस्था काल की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आत्म प्रत्यय है वो हमेशा स्पष्ट व स्थिर ही किशोरावस्था में होता है। इसीलिए तो किशोरावस्था को कहा गया है ये कठिन काल है। किसने कहा, किल पेट्रिक ने कहा कि कठिन काल है ना। इसके अलावा जो आपके स्टैनले हॉल है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है वो तनाव, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 1 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया। बेसिक शिक्षा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो देखिए, बेसिक शिक्षा किसने दी, महात्मा गांधी जी ने दी। और बेसिक शिक्षा का ही दूसरा नाम आपको बता देता हूँ, वर्धा शिक्षा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, वर्धा शिक्षा इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने इस पे किस पाठ्यक्रम पर बल दिया, इस शिक्षा के अंतर्गत क्या बताया, इन्होंने नृत्य कला केंद्रित बताया, नहीं, गलत है ये। संगीत कला केंद्रित भी इन्होंने नहीं बताया और खेल कूद केंद्रित भी इन्होंने नहीं बताया, बल्कि इन्होंने बताया था हस्तकला केंद्रित। यानी कि इन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा वो होती है जिसमें कि बालक है या व्यक्ति है वो स्वयं में क्या करे, स्वयं अपने हस्तशिल्प या हस्तकला, यानी कि स्वयं हाथ से, है ना, हाथ का प्रयोग करके जो चीज़ें बनाए, है ना, उसे कहते हैं हस्तकला केंद्रित। यही बेसिक शिक्षा बताई थी महात्मा गांधी जी ने। तो इस प्रकार आपके दोस्तों जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से कौन सा निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निर्मितकरण, निर्मितवादी सिद्धांत के ना वो समझ लीजिए आप। तो देखिए, निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है कि अधिगम संदर्भित है, हमें निर्मितकरण का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। अधिगम संदर्भित है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो सीखना है वो निर्मितकरण, वो मतलब सीखना है किसी उद्देश्य के अंतर्गत ही होता है, मतलब वो किसी में किसी के अंतर्गत संदर्भित है, किसी के संदर्भ में सीखते हैं, बिल्कुल सही है। अधिगम एक सक्रिय क्रिया है, सक्रिय है, ठीक है। तो अधिगम एक सक्रिय क्रिया, बिल्कुल। सीखना तो जब सीखना कब होगा, निष्क्रिय थोड़े ना होगा, सक्रिय होगा, है ना, क्रियाशील होगा। और अधिगम सामाजिक क्रिया, बिल्कुल सही है, समाज में भी सीखा जाता है ना, अंत्य क्रिया से सीखा जाता है, ये भी सीखा। लेकिन अधिगम तात्कालिक है, ये निर्मितकरण सिद्धांत नहीं कहता। इसका मतलब ये विशेषता यहाँ पे हट जाती है दोस्तों कि अधिगम तात्कालिक है, अधिगम तुरंत सीखा जाता है, गलत चीज़ है। अधिगम में हमेशा क्या लगता है, सीखने में, अधिगम में समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 4 है कि ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत का आधार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये स्टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। कैसे कि देखिए, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत यानी कि अपने जो मनोविज्ञान है, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान के प्रश्न पढ़ने, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का है वर्तमान में, बाल केंद्रित। अगर पूछे कि पहले मनोविज्ञान कैसा था तो याद रखना,
ये प्रश्न अभी तक तो नहीं आया, लेकिन याद रखना पहले जो मनोविज्ञान था वो आपके शिक्षक केंद्रित था, है ना, और वर्तमान में कैसा है, बाल केंद्रित है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत ये बाल केंद्रित से ही संबंधित है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया मैंने इसको कि ज्ञान की रचना करना तो सिद्धांत का आधार कौन सा, करके सीखना है, शिक्षक को सुनना, शिक्षक कथित विषय वस्तु को दोहराना है, शिक्षक व शिक्षार्थी के संबंध। तो देखिए शिक्षक व शिक्षार्थी के संबंध मधुर हो या कठोर हो तो ये इससे ज्ञान रचनात्मक थोड़ी हो गया। अगर मधुर हो जाएगा तो ज्ञान रचनात्मक हो जाएगा, नहीं, संबंध से थोड़ी ना होता है रचना। शिक्षक कथित शिक्षक द्वारा कही हुई, कथित यानी कही हुई, ठीक है, विषय वस्तु को दोहराना, शिक्षक ने जो बोला वहीं आप दोहरा रहे तो ज्ञान की रचना हो रही है, वहाँ तो जो कथ्य हो रहा है वहाँ का ज्ञान की रचना हो रही है। शिक्षक को सुनना, शिक्षक जो भी कह रहे हैं उसे सुनने से ज्ञान रचना नहीं होती, बल्कि स्वयं बालक जब करके सीखेगा, है ना, जब करके सीखेगा, सक्रिय होगा तो वह ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है तो वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आत्म संप्रत्यय पहले भी अभी कुछ पिछले प्रश्न पे हमने पढ़ा है, आत्म संप्रत्यय होती है कि स्वयं के बारे में मत, स्वयं के बारे में सोच, हम क्या है इस पर, है ना, हम जो सोचते हैं इस पर हमारी सोच रहती है, वहीं आत्म संप्रत्यय कहलाता है। तो इसकी कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, कि आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम हमारे बारे में सोचते हैं तो वो बिल्कुल व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है। आत्म संप्रत्यय का विशिष्ट लक्ष्य होता है, बिल्कुल आत्म संप्रत्यय ऐसे नहीं होता बिना किसी लक्ष्य के, विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होता है, इसका सही है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी भी होता है, ये भी बात सही है, लेकिन आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आत्म संप्रत्यय स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। जैसे मान लो कि अभी जैसे रीट का एग्ज़ाम दोगे आप, तो रीट के एग्ज़ाम देने के बाद मान लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, जिसका सिलेक्शन हुआ तो वो तो क्या करेगा, खुद पे प्राउड करेगा, है ना, तो मतलब उसका आत्म संप्रत्यय अच्छा होगा ना। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, नॉट सिलेक्शन, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, वो क्या करेगा, अरे यार मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे एक सीट नहीं निकली, ऐसा सोचेगा। मतलब पहले तो वो मान लीजिए रीट तक तो ये सोच रहा था कि हाँ मैं रीट निकाल दूंगा, एक सीट निकाल दूंगा, तो है ना, और वापस परिवर्तन हुआ, यानी कि वो स्थायी नहीं होकर आत्म प्रत्यय हमेशा अस्थायी होता है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि संज्ञानात्मक सीखने का प्रारूप नहीं है, प्रारूप या सिद्धांत, है ना, कौन सा, संज्ञानात्मक सीखने का प्रारूप नहीं है। सूझ द्वारा सीखना किसने बताया, कोहलर ने बताया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यह संज्ञानात्मक सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक सीखना बांडुरा ने बताया, अवलोकनात्मक सीखना कहते हैं ना, बिल्कुल संज्ञानात्मक है बांडुरा। और जो क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, दिशा सिद्धांत कोर्टर लेविन ने बताया, ये भी संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन है, कोलर है, बांडुरा है, लेविन है, इसके अलावा टोलमैन है, इसके अलावा गेने है ना, ये सारे कौन है, ये संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक है। जबकि जो क्लासिकी अनुबंधन है ये क्या है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है ना। पावलव संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी नहीं है, है ना। पावलव हुआ, स्किनर हुआ, हल हुआ, गुथरी हुआ, है ना, ये सारे के सारे व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक हैं। तो इस प्रकार आपके दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न है दोस्तों समायोजन के टॉपिक का, जहाँ से आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें मुझे पता है समायोजन का, क्योंकि पिछली बार अपने जो लेवल 1 है वहाँ पे 3 प्रश्न इससे एक ही टॉपिक से पूछे गए थे कि जब व्यक्ति तनाव के कारण अपने आदिम रूप में चला जाता है तो कौन सी युक्ति कहलाती है। ठीक है, कि जब व्यक्ति है तनाव के कारण अपने आदिम रूप में चला जाता है, यानी वर्तमान में रूप में है, इसमें पीछे चला गया वो, है ना, पीछे की ओर चला गया, तो पीछे जाना होता है प्रतिगमन। क्या कहलाएगा वो दोस्तों, प्रतिगमन। देखिए दिवास्वप्न होता है कल्पना करना, यानी वास्तविक जो इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई है तो वो काल्पनिक जीवन में पूरी करता है, उसे कहते हैं दिवास्वप्न, कल्पना तरंग या मनोविलास कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, है ना, जिस वास्तविक चीज के प्रति, वस्तु के, व्यक्ति, घटना के प्रति हमारे जो नकारात्मक समय प्रदर्शित करने होते हैं वहां नहीं करके हम किसी दूसरे पर करते हैं, वो विस्थापन हो जाता है।
जैसे कि बॉस से ऑफिस में लड़ाई हुई किसी व्यक्ति की, वहाँ गुस्सा ने निकाल कर अपने बच्चों में निकाल देगा। तादात्म्यकरण क्या होता है? खुद की पहचान भूलकर दूसरों के स्व को अपनाना, दूसरों के स्व को अपनाना। दूसरा क्या है? जैसे मान लीजिए किसी अभिनेता का रोल हम खुद को मान लें, वो तादात्म्यकरण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आदिम काल में पीछे चला जाता अपनी उम्र से, तो वो प्रतिगमन हुआ, है ना। एक बूढ़ा है छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं, ये प्रतिगमन है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया कौन सा? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, प्रयास व भूल सिद्धांत, प्रयत्न व भूल सिद्धांत दिया। तो इसका मुख्य नियम कितने बताए इन्होंने? मुख्य नियम 3 बताए। 5 कौन से बताए? 5 गौण बताए इन्होंने। कुल पूछे तो कितने बताए? 8 बताए कुल। तो इनमें पूछा कौन सा मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम मुख्य है, प्रभाव का नियम मुख्य है और तत्परता का नियम मुख्य है। जो बहु अनुक्रिया का नियम है वो क्या है दोस्तों? वो गौण नियम है। बहु अनुक्रिया, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बहु अनुक्रिया करो तब तक अनुक्रिया करते रहो, जब तक कि आप जो प्रयास कर रहे हो उस प्रयास में जितनी भूलें हो रही वो सारी भूल हट जाए, है ना, समस्या का समाधान नहीं मिले, तब तक अनुक्रिया करो। इसे बहु अनुक्रिया सिद्धांत या नियम कहा जाता है। और ये जो प्रयास भूल सिद्धांत पर ही आधारित है, ये गौण नियम है। कौन सा है? ये गौण नियम है। ठीक है। मुख्य नियम 3 है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। सीखने में हमेशा क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए। प्रभाव क्या है? कि हमने प्रतिक्रियाएं की, अगर हम सफल हुए तो संतुष्टि मिलेगी, यानी प्रभाव छोड़ रहा है, और नहीं सीखे तो असंतुष्टि मिलेगी, तो प्रभाव छोड़ेगा हम पे ना। अभ्यास क्या है? बार बार करो, तब तक करो जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, वो अनुक्रिया तब तक करता रहना, यानी अभ्यास करते रहना। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, कि गेने के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर है। पहले भी बता दिया और फिर बता रहा हूँ, क्या चीज़? गेने को अच्छी तरह से पढ़ लो, एरिक्सन को अच्छी तरह से पढ़ लो, BS ब्लूम को अच्छी तरह से पढ़ लो, जीन पियाजे को अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है। इन मनोवैज्ञानिक को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे आपसे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि गेने के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर कौन सा है? ठीक है, गेने के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर पूछा है। मैंने पिछले वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ पर ट्रिक बताई थी इस जो क्रम से याद रखने की। क्या बताई थी? कि सबसे पहले आ जाता है समस्या समाधान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ आना जो बोल रहा हूँ। समस्या समाधान पे 1 नंबर पे ऊपर से। ठीक है। दूसरा आ जाता है सिद्धांत अधिगम। तीसरा कौन सा आता है? संप्रत्यय। चौथा कौन सा है? बहुविभेद। 5वां कौन सा है मित्रों? 5वां है शाब्दिक। 6वां कौन सा है? 6वां है श्रृंखला। 7वां कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया। और 8वां कौन सा है? संकेत अधिगम, यानी अष्टपदीय सोपानदित। समझ समाधान 1 नंबर है, लेकिन ये सबसे उच्च स्तर का है। संकेत अधिगम ये सबसे निम्न स्तर का है। याद कैसे? ट्रिक क्या है? ऊपर से याद कर लो कि समस्या का सिद्धांत। ठीक है। कैसे याद रखोगे? कि समस्या का सिद्धांत, ट्रिक बता रहा हूं, एक तो दोनों को यहां जोड़ दो, समस्या का सिद्धांत। ठीक है। संप्रत्यय बहुत है, संप्रत्यय बहुत है, फिर हो जाएगी शब्दों की श्रृंखला, एक ये जुड़ जाएगा। कितने हुए? 1 2 3 कि वापस देखिए, समस्या का सिद्धांत है, संप्रत्यय बहुत है, और शाब्दिक यानी शब्दों की श्रृंखला है, और अंतिम हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया के संकेत है, उद्दीपन अनुक्रिया के संकेत है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है गेने के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर कौन सा है, तो वो निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है आपके, वहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है RTE 2009 की जो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं होता है? अच्छा प्रश्न आ रखा है, RTE 2009 से प्रश्न आ रखा है ना, कि विद्यालय प्रबंध समिति है, इसे बोलते हैं SMC। ये विद्यालय में जो भी विकास योजना होती है, जो भी कार्य होना है ना, उसकी जो लेखा जोखा यही करता है SMC। इसके सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो SMC में आपको बता दूं मैं, 75% तो होना चाहिए अभिभावक, बच्चों के अभिभावक 75%, 50% होनी चाहिए महिलाएं। गणपूर्ति पूछे तो 1/3 होनी जरूरी है हर बैठक में,
है ना। तो इसमें कौन कौन होता है, इसमें विद्यालय का एक शिक्षक या वरिष्ठ शिक्षक हो सकता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, और स्थानीय निकाय का चयनित सदस्य मतलब कोई अभिभावक वगैरह वो होगा। लेकिन इसमें क्षेत्र का जो बीईओ है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं जो रामबाण लिखता हूँ थंबनेल पे, राम बताते हैं कि रामबाण प्रश्न, तो वो रामबाण चीज़ें हैं। अब देखिए रामबाण चीज़ें क्या है वो अब बता रहा हूँ आपको, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए रामबाण बताता हूँ। आरटी क्या है 2009। देखिए पहले बात करते हैं अपने देश की, भारत की, फिर करेंगे राजस्थान की रेट में, ठीक है। देखिए भारत में देखिए ये प्रस्तावित तो हुआ 2009 में और लागू किया गया 2010 को। राजस्थान में पूछे 2010 में आके 2011 में लागू हुआ, है ना। अगर पूछ लिया कि राजस्थान में ये लागू किस नाम से है, तो क्या हो गया कि राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2011 अधिनियम आएगा, ठीक है। और प्रस्तावित 2010 का आएगा, ये याद रख लेना आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, कि क्रियात्मक अनुसंधान का एक सोपान कौन सा नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि जो विद्यालय तक ही सीमित होता है ना, विद्यालय तक ही सीमित होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ना। स्टीफन एम कोरे इसके शिक्षा के क्षेत्र में प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके सोपान कौन सा नहीं है, टोटल सोपानों की संख्या है 6, याद रखना, कहीं पे 7 दे रखी है, 6 ही है ना। तो देखिए कौन कौन सी है, तो 1 नंबर पे समस्या चुनना बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर पर ही है, हम 6 पढ़ते हैं पूरी, ठीक है। समस्या चयन करते हैं, फिर इस समस्या के जो भी संभावित समाधान मिलते हैं उसे कहते हैं परिकल्पना, वो परिकल्पना बनाते हैं। तीसरी ये आएगी शोध की रूपरेखा ना, उसकी रूपरेखा बनाते हैं। बहु अनुक्रियाएं संपादित करना, ये कोई इसका सोपान नहीं है, तीसरी ये हो जाएगी। चौथा हो जाती है जो भी शोध की रूपरेखा बनाई फिर तथ्यों का संकलन करना। पांचवी हो जाती है विश्लेषण करना। और छठवीं कौन सी हो जाती है, छठवीं हो जाती है परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचना। ये क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, कि निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो देखिए निर्मितवादी सीखने में क्या आता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, विशेषता नहीं है। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते, देखिए निर्मित करें, रचना करें, सही है ये। इनमें सक्रिय व इसमें सक्रिय व गतिशील रहकर सीखा जाता है, बच्चा सक्रिय होगा तभी तो सीखेगा, सही है। और ये नवीन है, ठीक है। नवीन ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल। जो भी हम नवीन ज्ञान करते हैं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ कर किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। तो ये तो विशेषताएं हैं, जबकि कौन सी नहीं है, तो संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक नहीं होती है। शिक्षक है वो केवल मार्गदर्शक ही होता है ना। भूमिका किसकी होती है, सक्रिय कौन रहता है, सक्रिय छात्र रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीटेट में लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विस्तारीकरण, निम्न में से विस्तारीकरण का अधिगम के किस क्षेत्र से संबंध है। अधिगम के देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है ना। तो देखिए विस्तारीकरण का पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ये स्टार लगा हुआ है, इस पर स्टार प्रश्न है भाई ये, ठीक है। तो देखिए विस्तारीकरण क्या है, अब देखिए ये संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है विस्तारीकरण। मैं विस्तारीकरण के दूं, अनुमान के दूं, कल्पना के दूं, तर्क वितर्क, समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से करते हैं ना, तो ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाता है विस्तारीकरण, है ना। क्रियात्मक जो क्रिया करके करते हैं वो क्रियात्मक हो जाएगा, और भावात्मक जो भावों से संवेगों को समझते हैं, ठीक है। तो उपयोग सभी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 13 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, और प्रश्न संख्या 14 एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि स्वाभाविक उत्तेजना वह है जो, स्वाभाविक उत्तेजना किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए स्वाभाविक उत्तेजना यानी कि जो अपने आप होती है ना, अपने आप होती है। जैसे कि भोजन को देखकर लार आ गई, वो स्वाभाविक उत्तेजना है। भोजन को देखते ही लार आई तो वो लार स्वाभाविक है। अगर हम घंटी से लार ला रहे हैं तो वो हमने क्या किया, कृत्रिम किया, वो हमने कंडीशन किया, है ना। इसे बोलते हैं UCR, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है ये स्वाभाविक उत्तेजना, ठीक है। लार है ये स्वाभाविक उत्तेजना। तो ये क्या है, प्राकृतिक है भाई। देखिए स्वाभाविक मतलब स्वभाव से, और ये प्राकृतिक है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण प्राप्त, इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं देगा। अगर घंटी की बात, घंटी से फिर ला रहा है तो वो प्रशिक्षण है। और NH यानी बिना इच्छा के होती है, बिल्कुल होती है ना भाई। आप मिठाई देख लोगे ना तो फिर आपकी क्या होगा, उस पर संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, अपने आप ला रहेगी, है ना। तो यहाँ पे जो स्वाभाविक उत्तेजना आपकी सभी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 15 पर।
प्रश्न संख्या 15 है मित्रों कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपक के प्रति दुश्चिंता व्यक्त करता है, यह दुश्चिंता उच्चतम सीमा पर पहुंच जाए तो इसे कहा जाता है। किसी विशेष उद्दीपक के प्रति दुश्चिंता व्यक्त करता है और यह दुश्चिंता उच्चतम सीमा पहुंच जाए तो इसे क्या कहेंगे। देखिए ये प्रश्न जो अधिगम असमर्थ या मनोविकार टॉपिक है वहां से है। हर वीडियो में 1-2 प्रश्न मैंने रखे हैं क्योंकि यहां से डेफिनेटली 1-2 प्रश्न इस बार जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं डिस्प्रेक्सिया क्या होती है। डिस्प्रेक्सिया होती है ज्ञानेंद्रियों में जब एकीकरण ना रहे, है ना, ज्ञानेंद्रियों में जब सभी ज्ञानेंद्रियों आपस में जो संबंध जो बिगड़ जाए वो डिस्प्रेक्सिया होती है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ओक्लोफोबिया, अगर कोई व्यक्ति भीड़ से डरता है, बाकी पिछले वीडियो देख लेना, वहाँ आग पानी हवा ऊंचाई है ना, इनसे डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। ओक्लोफोबिया भीड़ से जो डरता है, भीड़ से डर, वो ओक्लोफोबिया है। डिसमेमोग्राफिया, पिछली बार ये प्रश्न रखा गया था। डिसमेमो, मेमोरी यानी स्मृति दोष, है ना, याद नहीं रहना वगैरह, ये डिसमेमोग्राफी है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया समझ में आ गया, ओक्लोफोबिया समझ में आ गया, डिसमेमोग्राफी। अब ये जो बचा कौन सा, आतंक विकार, यही इसका सही उत्तर है। यानी किसी विशेष उद्दीपक के प्रति जब कोई व्यक्ति दुश्चिंता व्यक्त करता है, दुश्चिंता बहुत ज्यादा हो जाए, पसीना निकल जाए आदमी का, तो उसे कहते हैं आतंक विकार। कैसे, मान लीजिए आप रात के 12 बजे जा रहे हो कहीं किसी रास्ते से अकेले ना, सुनसान सड़क है, वहां पे एक बरगद का पेड़ है, आपको पता है कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं, आपने सुना है ना, तो सुना है तो इसका मतलब आप जैसे जैसे पास जाओगे तो फिर आपको वहम होगा कि इधर से हवा की आवाज़ निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा भाई कोई दौड़ के निकला ना, तो मतलब बरगद में भूत है। तो इससे आपको क्या होगा कि पहले तो आप दुश्चिंता व्यक्त करोगे, दुश्चिंता उच्चतम सीमा पर भी पहुंच जाती है, ये आतंक विकार कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 15 है वहां पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के 15 प्रश्न जो रीट, सीटेट, यूपीटेट सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आशा करता हूं कि यही प्रश्न आपके सेम जो एग्जाम पैटर्न है उसी अनुसार बनाए गए हैं और एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।